सो हेलो गाइज, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज हम लोग करने वाले हैं हमारा 5th चैप्टर दैट इज़ मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। और इसमें हम लोग रूट, स्टेम और लीफ के बारे में अच्छे से पढ़ने वाले हैं। और भी बहुत सारी जो चीज़ें हैं, बहुत सारे पैटर्न्स हैं जो कि प्लांट में ऑब्जर्व होते हैं, उन सारी चीज़ों को हम लोग पढ़ने वाले हैं। एंड मेंशन इट वन थिंग कि यहाँ पे हम लोग जो कुछ भी पढ़ेंगे ये हम लोग एंजियोस्पर्म के पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे। मतलब इसमें हम लोग फ्लावरिंग प्लांट कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट कंसीडर कर रहे हैं। तो फ्लावरिंग प्लांट्स क्या होते हैं? सिर्फ एंजियोस्पर्म को हम लोग फ्लावरिंग प्लांट्स कहते हैं। तो जो भी हम लोग कुछ पढ़ेंगे वो फ्लावरिंग प्लांट्स यानी एंजियोस्पर्म के पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे। हम लोग इसमें कुछ भी जिम्नोस्पर्म, एल्गी, ब्रायो, टेरिडो इन सब के बारे में नहीं पढ़ेंगे। ओनली विल फोकस ऑन एंजियोस्पर्म, ठीक है। जो कुछ भी पढ़ रहे हैं वो सिर्फ एंजियोस्पर्म में मिलेगा, ठीक है। सो विद दिस लेट्स गेट स्टार्टेड विद द चैप्टर प्लांट मॉर्फोलॉजी। सो हम लोग अगर देखें यहाँ पे तो सबसे पहले आता है प्लांट मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है? पहले चीज़ है कि मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है। तो मॉर्फोलॉजी बेसिकली कोई भी एक्सटर्नल फीचर, फिजिकली मैं देख रही हूँ, मैं चश्मा लगाती हूँ, ये मेरी मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर है, ठीक है। फिजिकली जो भी है, मैंने कुछ धागे बांध रखे, दिस इज मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। मैंने रिंग पहन रखा है, दिस इज मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। ईयरिंग डाल रखा है, बाल है मेरे लंबे लंबे, दिस इज मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर बेसिकली, ठीक है। तो ये चीज़ जो हम लोग फिजिकली देख पाते हैं, एक किसी भी ऑर्गेनिज्म को डिफाइन करने के लिए जो हम लोग फिजिकली चीज़ देख पाते हैं, फिजिकल कैरेक्टर देख पाते हैं, जैसे ह्यूमन के केस में हमारा एक्सटर्नल पिन्ना है, हमारी 2 आँखें हैं, एक नाक है, एक होठ है, फिर एक स्कल है, हमारा बड़ा सा बॉडी में 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, ये सारी चीज़ें हैं। तो बेसिकली दीज आर द मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। और एनाटॉमी की बात करेंगे तो हमारे पास एक हार्ट है, डाइजेस्टिव सिस्टम में स्टमक है, इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, ओइसोफेगस है हमारे पास, फिर ट्रैकिया है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में ट्रैकिया हो गया, फिर लंग्स हो गया, एल्वेलाई हो गया। जो चीज़ें हमारे बॉडी के अंदर है उनको एनाटॉमी में बोलते हैं हम लोग, और जो बाहर से चीज़ें ऑब्जर्व हो पाती है दैट इज मॉर्फोलॉजी। आई होप दिस इज क्लियर। तो मॉर्फोलॉजी यानी एक्सटर्नल फीचर, हमारे जो भी एक्सटर्नल फीचर हैं उन चीज़ों को देख करके चीज़ों को क्लासीफाई करना, दैट इज कॉल्ड एज मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो मॉर्फोलॉजी में का मतलब हो गया एक्सटर्नल फीचर। they are all characterized by presence of root, stem, leaf, flowers, fruit। किसके बारे में बात करें? प्लांट्स के बारे में, एंजियोस्पर्म, फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में बात करें कि ये लोग कैरेक्टराइज कैसे हो पाते हैं। हम लोग इनको देखते हैं कि इनमें रूट्स है, स्टेम्स हैं, लीव्स हैं, फ्लावर्स, फ्रूट्स, इन सब चीज़ों को देख करके हम उनको क्लासीफाई करते हैं, ठीक है ना। अब हम लोग बात करेंगे रूट के बारे में। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं रूट के बारे में, ठीक है। रूट हमारे पास 2 तरीके का आता है, एक आता है टैप रूट सिस्टम, एक आता है हमारे पास में फाइब्रस रूट सिस्टम। फाइब्रस रूट सिस्टम थोड़ा कमज़ोर होता है, टैप रूट थोड़ा स्ट्रॉन्गर होता है। डाइकॉट और मोनोकॉट का बात करें, डाइकॉट यानी जो 2 कॉटलीडन्स जिसमें मिलते हैं, और मोनोकॉट यानी जिसमें सिंगल कॉटलीडन मिलते हैं। ये हम लोग आगे तक पढ़ेंगे अभी, ठीक है। तो डाइकॉट में हमें मिलता है टैप रूट सिस्टम, ये स्ट्रॉन्गर वन होता है। मोनोकॉट में मिलता है हमें फाइब्रस रूट सिस्टम, ये थोड़ा वीकर होता है, ठीक है। टैप रूट सिस्टम में एक प्राइमरी रूट होता है, उससे बहुत सारे सेकेंडरी रूट्स निकलते हैं, फिर सारे सेकेंडरी रूट से और भी बहुत सारे टर्शियरी रूट्स निकलते हैं, एंड वो टर्मिनेट करते हैं रूट हेयर में, और रूट हेयर से फिर रूट कैप में। आई होप दिस इज क्लियर ना। मेजॉरिटी ऑफ डाइकॉट्स, अभी हम लोग कहाँ पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं रूट्स में। मेजॉरिटी ऑफ डाइकॉट्स, the direct elongation of radicle leads to the formation of primary root, grows inside the soil and its lateral branches called secondary roots। देखो कुछ इस तरीके का एम्ब्रियो, जैसे जाइगोट बनाना, वो फिर वापस से एम्ब्रियो बनाएगा इन फर्दर डेवलपमेंट के बाद में। तो जो हमारा एम्ब्रियो होता है ना, इस तरीके का दिखता है। मैं कलर दूसरा ले लेती हूँ। हमारा एम्ब्रियो जो है, ये कलर दिख रहे हैं? नहीं, कौन सा, ये वाला कलर लेते हैं। हमारा जो एम्ब्रियो है ये है, ठीक है। इसमें क्या है, ये सीड के अंदर कुछ इस तरीके से पैक रहता है, ठीक है। ये बीच वाला जो है ना, इसको हम लोग एम्ब्रियो कहते हैं। इसको क्या कहते हैं हम लोग? एम्ब्रियो कहते हैं। एम्ब्रियो ये हमारा मेन एम्ब्रियो है। इसके बाद ये जो 2 इस तरीके से पंख लाइक स्ट्रक्चर है ना इनके, ये दोनों होते हैं हमारे पास में कॉटलीडन। ये दोनों क्या कहलाते हैं? कॉटलीडन कहलाते हैं। इसके बाद ये जो एम्ब्रियो है ना, इसके जो एक लंबा सा लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस को कहते हैं एम्ब्रियोनल एक्सिस, ठीक है। अब हम लोग इसको अगर इस तरीके से बांटे ना, ऐसे लेटरल बांटे ना, ऊपर वाला जो एम्ब्रियोनल एक्सिस है, ठीक है, ऊपर वाला जो ये हो जाएगा बीच वाला एम्ब्रियो, ऊपर वाला साइड इसका
ये कहलाएगा प्लिम्यूल, यहाँ से शूट सिस्टम निकलता है, और नीचे वाला जो होता है ये कहलाएगा रेडिकल, यहाँ से रूट सिस्टम निकलता है। आई होप दिस इज क्लियर। ऊपर वाला जो पार्ट है दिस इज कॉल्ड प्लिम्यूल, it further develops in shoot, and नीचे वाला जो होता है it is called radical, it further develops in root system। ठीक है, अब आओ आगे देखो। अब होता क्या है, इन सम प्लांट्स, कुछ प्लांट्स लाइक ग्रास, मॉन्स्टेरा एंड बनियान ट्री, इनमें ना रेडिकल के अलावा और भी दूसरे पार्ट से रूट निकलते हैं। रेडिकल को छोड़ के दूसरे पार्ट से रूट निकलते हैं। जैसे बनियान ट्री में देखोगे तो ऊपर ब्रांचेस से रूट निकलते हैं। इस टाइप के रूट्स को हम लोग कहते हैं एडवेंटिशियस रूट। दीज टाइप्स ऑफ रूट आर कॉल्ड एज एडवेंटिशियस रूट। इसमें बहुत तरीके के हमारे पास में अलग अलग एग्जाम्पल्स आते हैं, लाइक प्रॉप रूट, स्टिल्ट रूट। स्टिल्ट रूट बोला जाए तो जैसे गन्ना देखा, गन्ना के नोड्स होते हैं ना, शुगर केन का जो नोड्स होता है ना, तो जो सेकंड लास्ट नोड होता है ना, या सेकंड लास्ट नोड, वहाँ से कुछ इस तरीके के रूट्स निकल जाते हैं। ज़मीन से ऊपर जो नीचे वाले नोड्स होते हैं ना, 2 3, उससे इस तरीके से रूट्स निकल जाते हैं। ये ज़मीन हुआ, यहाँ से ऐसे रूट्स निकल जाते हैं। तो दीज आर कॉल्ड स्टिल्ट रूट। STILT, स्टिल्ट रूट इसको कहते हैं। ठीक है, एंड जैसे बनियान ट्री है, उसके ऊपर ब्रांचेस से रूट निकल रहे, दैट इज कॉल्ड प्रॉप रूट। तो ये सब आते हैं हमारे एडवेंटिशियस रूट के अंदर में। ठीक है, इसके बाद अब रूट सिस्टम हमने यहाँ पे 2 चीज देखा। पहला, 2 तरीके के रूट सिस्टम होते हैं, एक हो गया टैप रूट, एक हो गया फाइब्रस रूट। अब देखो, फाइब्रस रूट के बारे में बहुत ज़्यादा हमें नहीं पढ़ना है। टैप रूट क्या होता है? टैप रूट में पहला आता है प्राइमरी रूट, वो फर्दर ब्रांचेस बनाता है जिसको हम लोग कहते हैं सेकेंडरी रूट। सेकेंडरी रूट फर्दर ब्रांचेस बनाता है जिसको कहते हैं टर्शरी रूट। टर्शरी रूट फर्दर जो होता है बहुत छोटे छोटे रूट हेयर्स में बढ़ जाता है, और रूट हेयर्स जो होते हैं ना, वो लास्ट में रूट कैप में टर्मिनेट कर जाते हैं। यहाँ तक बात क्लियर है? अगर नहीं क्लियर है तो मैं यहाँ लिख देती हूँ। कैसे? देखो, पहले आता है हमारा टैप रूट सिस्टम। टैप रूट सिस्टम, इसमें कैसे होती हैं चीज़ें? सबसे पहले आएगा प्राइमरी रूट। सबसे पहले क्या आ जाएगा? प्राइमरी रूट। प्राइमरी रूट फर्दर जाएगा हमारे पास में सेकेंडरी रूट। सेकेंडरी रूट फर्दर जाएगा टर्शरी रूट। टर्शरी रूट जाएगा रूट हेयर, रूट हेयर, और रूट हेयर जाएगा रूट कैप, रूट कैप। ठीक है, ये कुछ होता है हमारे पास टैप रूट सिस्टम में। ये होता है हमारे पास टैप रूट सिस्टम में। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा चीज़ें। इस चीज़ का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इस चीज़ का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम लोग देखेंगे फंक्शंस ऑफ रूट सिस्टम। रूट सिस्टम आखिर करता क्या है, इसका फंक्शन क्या होता है, हमारे पास हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है रूट्स की, तो इसका हम लोग फंक्शन देखेंगे। पहला फंक्शन, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, वाटर को एब्जॉर्ब करता है। दूसरा वाटर एंड मिनरल, वाटर और मिनरल। देखो, सॉइल जो होता है ना, पहली चीज़ वो बनता कैसे? सॉइल बनता है हमारे पास में ब्रेकिंग ऑफ रॉक्स। रॉक्स जो होते हैं वो टूटते हैं तो वो सॉइल का फॉर्मेशन करते हैं, और रॉक में बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं। तो जब वो टूट के सॉइल का फॉर्मेशन करते हैं ना, तो सॉइल में हमें बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अब देखो, अब हम लोग जब भी बारिश होती है या फिर मान लो हम ही लोग पौधे में पानी डाल देते हैं, तो वो सॉइल क्या करते हैं? उसको एब्जॉर्ब करके रखता है अपने पास में। अब जब हम लोग प्लांट लगाते हैं ना, तो सॉइल अपना वाला ही सारा मिनरल्स देता है, अपना वाला ही सारा पानी दे करके अच्छे से सीड को सींचता है, उसको नरिश करता है जर्मिनेशन के लिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? तो रूट क्या करता है? पहली चीज़, वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब करता है। कहाँ से? सॉइल से। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे दूसरी चीज़ है प्रोवाइड एंकरेज, एंकरेज टू द प्लांट पार्ट। अब वो लोग क्या करते हैं ना, रूट क्या करते हैं, उस प्लांट पार्ट को खड़ा होने में हेल्प करता है। उसको एंकरेज करना मतलब वो हेल्प करता है कि वहाँ से जो है उसको सपोर्ट मिलता है और हमारा जो है शूट सिस्टम खड़ा हो जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट इज स्टोरिंग रिजर्व फूड मटेरियल। हमारे पास जो रूट है वो क्या करता है? फूड मटेरियल रिजर्व करने का काम करता है। फूड मटेरियल को रिजर्व करने का काम करता है कौन? रूट। फूड मटेरियल, जैसे मान लो कुछ फूड वगैरह बना, ठीक है, हमारे पास लीव्स में खाना बना, ठीक है। अब लीव से जो है फूड ट्रैवल करके नीचे आता है रूट के पास, और रूट को जितना चाहिए होता है अपना खाना वाना खा लेता है, और उसके बाद उसको फिर स्टोर करके रख लेता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। ठीक है, हमेशा याद रखना, प्लांट में जब भी फूड प्रिपेयर होता है ग्लूकोज के फॉर्म में होता है,
ट्रांसपोर्ट होता है सुक्रोज के फॉर्म में होता है, और स्टोर होता है तो स्टार्च के फॉर्म में होता है। ये तीनों ही कार्बोहाइड्रेट है, बट अलग अलग लेवल पे। ग्लूकोज जो बनता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में, ग्लूकोज ही बनता है ना, ये मोनोसैकेराइड होता है। उसके बाद बनने के बाद उसको डाइसैकेराइड यानी सुक्रोज में चेंज किया जाता है, और उसके बाद ट्रांसपोर्ट किया जाता है। ट्रांसपोर्टेशन होने के बाद जो यूज़ करना होता है यूज़ कर लेता है, और जब बात आती है कि उसको स्टोर करने की, तो उसको पॉलीसैकेराइड यानी स्टार्च के रूप में हम स्टोर करते हैं। तो मोनोसैकेराइड का एग्जाम्पल हो जाएगा ग्लूकोज, डाइसैकेराइड का एग्जाम्पल सुक्रोज, एंड मोनोसैकेराइड का एग्जाम्पल हो जाएगा, सॉरी पॉलीसैकेराइड का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, स्टार्च। सेलुलोज भी पॉलीसैकेराइड का एग्जाम्पल, ठीक है। तो विद दिस इस सब चीज़ों को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे इन बायोमोलिक्यूल्स, सो तब तक कीप वॉचिंग द अदर वीडियोज़, यस। एंड हाँ, जो लोग भी इससे पहले वाली वीडियोस नहीं देखे तो मैं आप लोग को बता दूँ, यूनिट 1 क्लास 11th का यूनिट 1 जो है वो मैंने अपडेट कर लिया है। पूरे डिटेल लेक्चर्स एकदम आपका जो है हमारे चैनल पे प्रेजेंट है, प्लेलिस्ट के फॉर्म में हमने पूरे लेक्चर्स को एक जगह ला दिया है, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हो। फर्स्ट चैप्टर लिविंग वर्ल्ड, देन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, देन प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम, ये चारों पूरा डिटेल में हमने कवर कराया है। चीज़ों को कैसे याद करें ये भी ट्रिक्स बताई है उसमें, तो या मस्ट चेकआउट। आप जाओगे तो चैनल पे मिल जाएगा प्लेलिस्ट सेक्शन में, अदरवाइज वीडियो सेक्शन में पूरे वीडियोस हैं, बट प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको एक जगह करके दे दिया गया है, ठीक है। इसके बाद अगर आपको नहीं मिलता है तो लिंक जो है पिन कमेंट में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग चेक कर सकते हो, इस वीडियो के मिल जाएगा प्लेलिस्ट का लिंक, ठीक है। तो फंक्शन ऑफ रूट सिस्टम का हम लोग देख रहे थे वापस से। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल फ्रॉम सॉइल, उसके बाद प्रोवाइड एंकरेज टू द प्लांट पार्ट, उसके बाद स्टोरिंग रिजर्व फूड मटेरियल, एंड सिंथेसिस ऑफ प्लांट ग्रोथ एंड रेगुलेटर्स। प्लांट का कुछ हार्मोन्स होते हैं, ठीक है, उनको हम लोग प्लांट ग्रोथ एंड रेगुलेटर्स कहते हैं, ठीक है। जैसे कि ऑक्सीन हो गया, जिब्रेलिन हो गया, एब्सिसिक एसिड हो गया, इथाइलिन हो गया, ये सब जो है ना इसके प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स कहलाते हैं, ठीक है। इसको अलग अलग तरीके से ग्रो कराने में या फिर और फंक्शंस कराने में हेल्प करते हैं। उन सब के बारे में हमें पढ़ना है प्लांट फिजियोलॉजी का लास्ट चैप्टर, दैट इज प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। हम लोग जब पढ़ेंगे तो उसमें ये सारी चीज़ें ही बस पढ़नी है, हमें प्लांट के हॉर्मोन्स के बारे में ही उसमें पढ़ना है, ठीक है। तो वहाँ पे पढ़ेंगे। फिलहाल हमें बस ये याद रखना है कि हमारा जो रूट सिस्टम है वो इनके सिंथेसिस में हेल्प करता है। क्या क्या हुआ, एब्जॉर्प्शन का काम किया वाटर मिनरल का, एंकरेज प्रोवाइड किया, स्टोर मटेरियल को, फूड मटेरियल को स्टोर किया, और सिंथेसिस किया किसका, प्लांट ग्रोथ एंड रेगुलेटर का। आई होप दिस इज क्लियर। यहाँ देख सकते हो ये पूरा प्लांट फ्लावरिंग प्लांट का एक जो है डायग्राम दिया हुआ है। इसमें हमारे पास ऊपर फ्लावर्स दिखाए हैं, फ्रूट्स दिखाया है, स्टेम दिखाया है, लीफ दिखाया है, हाँ, बड दिखाया, नोड्स, इंटरनोड दिखाया। इन पूरे को क्या मेंशन किया है, शूट सिस्टम। नीचे वाले को रूट सिस्टम मेंशन किया। ये मेन जो है ये प्राइमरी रूट है, इससे ये ब्रांचेस निकले हुए सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शरी, और टर्शरी से रूट हेयर एंड रूट कैप। इसके बाद ये हमारे पास में दिखाया है ए वाला जो, दिस इज टैप रूट, दिस इज फाइब्रस रूट, दिस इज एडवेंटिशियस रूट। देखो ये ब्रांच है, यहाँ से रूट्स निकल रहे हैं। विद दिस वी आर डन। ये वाला पेज हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आई होप डन, ठीक है। अब आ जाओ रीजन्स ऑफ रूट। अब हम लोग क्या पढ़ने वाले, रूट के अलग अलग रीजन होते हैं। जैसे मान लो ये रूट है, ठीक है, तो इसको हम लोग वर्टिकली डिवाइड करते हैं रीजन्स में। कैसे, देखो ये वाला जो डायग्राम दिया हुआ है ना, सी दिस वन, इसमें क्या है, नीचे वाला रीजन तो ये तो रूट कैप हो गया, इससे जस्ट ऊपर वाला छोटा सा रीजन है ये हमारा मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी वाला रीजन है, इसके ऊपर थोड़ा और है ये इलोंगेशन का रीजन है, इसके ऊपर वाला मैच्योरेशन का रीजन है, ठीक है। अब देखो होता क्या है, पहले तो हमें रूट कैप मिल जाता है जो कि कवर करता है एंड प्रोटेक्ट करता है रूट के एपेक्स को, ठीक है। रूट का एकदम टर्मिनल पार्ट या रूट हेयर का टर्मिनल पार्ट बोल लो, कौन प्रोटेक्ट करता है, रूट कैप, ठीक है। रूट हेयर क्या होता है, ये वाटर एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, वाटर को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। अब रीजन्स की बात करें, पहले आता है नीचे से, अगर देखें नीचे से ऊपर की साइड आएंगे ना, तो पहले आता है मेरिस्टेमेटिक रीजन। मेरिस्टेमेटिक रीजन कुछ मिलीमीटर एबव होता है रूट कैप के, लिखा है फ्यू मिलीमीटर एबव द रूट कैप, जस्ट थोड़ा सा ही ऊपर होता है, रूट कैप के थोड़ा सा ही ऊपर होता है। ये यहाँ पे क्या होता है, बहुत छोटे छोटे थिन वॉल्ड सेल होते हैं जिसका प्रोटोप्लाज्म बहुत डेंस होता है, साइटोप्लाज्म काफी डेंस होता है। क्यों, क्योंकि ये फटाफट डिवाइड करने का काम करते हैं, तो इनको नरिशमेंट ज्यादा चाहिए होता है, तो इनके साइटोप्लाज्म में ज्यादा नरिशमेंट होता है, इसलिए डेंस साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है। इसके बाद ये बहुत रिपीटेडली फास्ट 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 एकदम डिवाइड करते हैं, ठीक है। इसके बाद रीजन ऑफ इलोंगेशन,
यहाँ लंबे लंबे सेल्स प्रेजेंट। इलोंगेशन का मतलब क्या, इलोंगेट करना। अब इलोंगेट होगा तो सेल्स भी कैसे, लंबे लंबे से प्रेजेंट होंगे, ठीक है। सेल अंडरगो रैपिड इलोंगेशन एंड इनलार्जमेंट, क्या होगा, हाँ, cells undergo rapid elongation and enlargement and are responsible for the growth of the root in length. लेंथ में ग्रोथ कराने में हेल्प करता है, ठीक है, लेंथ में ग्रोथ कराने में हेल्प करता है। आई होप दिस इज क्लियर। अब रीजन ऑफ मैच्योरेशन, मैच्योरेशन का रीजन क्या होगा, ठीक है। मैच्योरेशन ये यहाँ पे डिफरेंशिएटेड और मैच्योर सेल। डिफरेंशिएटेड कहने का मतलब क्या होता है कि जो सेल डिवाइड नहीं कर सकता है वो एक प्रोसेस करता है, जैसे मेरिस्टेमेटिक सेल जो है ना वो डिवाइड कर सकता है, परमानेंट सेल्स डिवाइड नहीं कर सकते। तो मेरिस्टेमेटिक एक प्रोसेस परफॉर्म करता है, दैट इज डिफरेंशिएशन। उसके बाद ये लोग बन जाते हैं परमानेंट सेल जो कभी भी डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ पे 3 प्रोसेस आता है, डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन, रीडिफरेंशिएशन। ये हम लोग पढ़ेंगे एनाटॉमी में, ठीक है। एनाटॉमी में मैं आप लोग को डिटेल में पढ़ाऊंगी। बस यहाँ समझ जाओ कि ये जो मैच्योर सेल्स होते हैं ना, जो कभी डिवाइड नहीं करते हैं, ये डिफरेंशिएटेड होते हैं और मैच्योर होते हैं। बस खत्म कहानी, ठीक है। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, छोटे बच्चे, उनको सारा सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, सारा सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। तो जैसे ही सेल छोटा होता है ना, तो वो कुछ कुछ सारे एक्टिविटीज थोड़े थोड़े करता है, ठीक है। लेकिन जब वही छोटे बच्चे, सारे सब्जेक्ट इसलिए पढ़ाया जाता है ताकि बच्चा अपना इंटरेस्ट ढूंढ ले कि कहाँ पे इंटरेस्ट है, ठीक है। बच्चा ढूंढ ले कि उसे बायो पढ़ना है कि मैथ्स पढ़ना है, कि उसको हिस्ट्री में इंटरेस्ट है या उसको इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट है, ठीक है। उसको बिजनेस करना है या फिर बड़े होके इंजीनियर बनना है या डॉक्टर बनना है। तो उस हिसाब से जैसे बच्चा बड़ा होते जाएगा धीरे धीरे, उसका जो फील्ड है वो डिफरेंट होते जाएगा। मान लो 3 दोस्त हैं, 3 दोस्त क्या है, तीनों फ्रेंड है बचपन से, लेकिन बड़े होने के बाद एक दोस्त को इंटरेस्ट आ गया बायो में, तो वो अपना बायो वाली फील्ड में चला जाएगा। एक को मैथ्स में इंटरेस्ट आ गया, वो मैथ्स वाली फील्ड में चला जाएगा। एक को मान लो बिजनेस इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट है तो वो चला जाएगा कॉमर्स वाली फील्ड में। एक और फ्रेंड है, मान लो इसको हिस्ट्री में इंटरेस्ट है, वो आर्ट्स वाली फील्ड में चला जाएगा। तो इस तरीके से बच्चे बड़े जब होते हैं ना तो डिफरेंशिएट हो जाते हैं। तो फिर उसके बाद क्या होता है कि बच्चे को बस वो जिस सब्जेक्ट में आगे पढ़ना चाहता है वही बस सब्जेक्ट उन्हें पढ़ना मिलता है, सारे सब्जेक्ट उसको नहीं पढ़ने पड़ते हैं, ठीक है। अभी जैसे आप लोग हो तो अभी आपने क्या कर लिया कि अभी आपने सोच लिया कि हमें तो बायो पढ़ना है, हमें डॉक्टर बनना है, ठीक है, बायो। अब कुछ बच्चे क्या होंगे कि इसमें किसी बच्चे को ना फिजिक्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ जाएगा, तो वो जो है मान लो फिजिक्स में ग्रेजुएशन कर लेगा, ठीक है, फिजिक्स का जो है प्रोफेसर या उसमें साइंटिस्ट बन जाएगा। किसी बच्चे को केमिस्ट्री में इंटरेस्ट आ गया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में साइंटिस्ट बन सकता है, या फिर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। किसी बच्चे को बायो में साइंटिस्ट बनना है या फिर कुछ भी कर सकता है तो उसमें PhD वगैरह कर सकता है। तो यहाँ से भी डिफ्रेंसिएशन होता है। अभी आप लोग अभी भी जो है मिडिल स्टेज में हो, वापस से आप लोग का डिफ्रेंसिएशन प्रोसेस होता है। तो यही इसी में हम लोग 3 चीज़ें पढ़ते हैं, डिफ्रेंसिएशन, डी डिफ्रेंसिएशन और रीडिफ्रेंशिएशन। ये मैं आप लोग को पढ़ाऊंगी एनाटॉमी में विथ लाइव एग्जाम्पल, आपके लाइफ से एग्जाम्पल उठा करके हम लेंगे, ओके। चलो देखो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे। फाइन फाइन फाइन, चलो देखो अभी हम लोग नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं डिफरेंशिएशन एंड मैच्योरेशन वाला काम हो गया हमारा। अब आ जाते हैं हम लोग स्टेम पे। आई होप रूट यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, आई होप रूट क्लियर एकदम, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं स्टेम पे। स्टेम में देखेंगे हम लोग ठीक है, हम लोग स्टेम देखते हैं। स्टेम में हम लोग का क्या हो जाएगा, स्टेम में देखो, स्टेम का ना एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होता है स्टेम का, उनके पास में ना नोड्स और इंटरनोड्स प्रेजेंट होते हैं। जिस भी स्ट्रक्चर में आपको नोड्स या इंटरनोड्स मिल जाए वो हमारे पास में क्या हो जाएगा, स्टेम हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, स्टेम हो जाएगा, ठीक है। देखो, इट बियर्स ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर एंड फ्रूट्स। इनके पास ब्रांच होती है, लीफ होते हैं, फ्लावर, फ्रूट सब होते हैं, लेकिन कैरेक्टरिस्टिक फीचर आइडेंटिफाइंग फीचर क्या होगा, नोड्स एंड इंटरनोड। Presence of nodes and internodes are their characteristic feature. Actually characteristic feature नहीं कहेंगे इसको हम लोग, इसको कहेंगे identifying feature। इसको क्या कहेंगे, identifying feature। मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, this is known as their identifying feature, ठीक है, identifying feature कहलाएगा। yes
इसको हम लोग आइडेंटिफाइंग फीचर कहेंगे। ठीक है, आइडेंटिफाइंग फीचर क्या, नोड्स एंड इंटरनोड्स। स्टेम के पास और क्या क्या चीजें होती हैं, स्टेम के पास होता है बर्ड्स होता है जो कि टर्मिनल भी हो सकता है और एक्सिलरी भी हो सकता है। अब देखो स्टेम का मेन फंक्शन क्या होता है। देखो अभी के पहले पुराने वाले एनसीईआरटी में क्या था ना, 2 साल एक पिछले साल से पहले, कि स्टेम में काफ़ी टाइप के स्टेम्स पढ़ने होते हैं, हमें रनर सकर ये सब पढ़ना होता था। क्योंकि 12th में जो पहला चैप्टर हुआ करता था पहले, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, अब तो हटा दिया है, उसमें भी रनर सकर्स वगैरह आते थे, इसलिए यहाँ पे भी हम लोग रनर एंड सकर्स और मिंट वगैरह बहुत कुछ चीज़ें हम लोग स्टोलन इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ते थे। बट अब क्या हुआ है, यहाँ से भी हटा दिया और क्लास 12 से भी हटा दिया, तो इधर से क्वेश्चन नहीं आ गया, इसलिए स्टेम ना काफ़ी छोटा हो गया। अभी पहले के टाइम में तीनों चीज़ लीफ रूट और स्टेम में सबसे बड़ा होता था स्टेम का पार्ट, लेकिन अब सबसे छोटा पार्ट हो गया ये। ठीक है, तो इसलिए हम लोग बस इसके ये कैरेक्टर्स याद करने, इसमें क्या क्या चीज़ें आ गई हैं। तो पहला इसमें क्या क्या प्रेजेंट होगा, ब्रांचेस, लीव्स, फ्रूट, फ्लावर्स, ये सब प्रेजेंट होगा। इनका आइडेंटिफाइंग फीचर क्या होगा, नोड्स एंड इंटरनोड। अब देखो स्टेम क्या क्या बियर कर सकता है, तो ये बर्ड्स बियर करते हैं, जो टर्मिनल भी हो सकता है और एक्सिलरी बर्ड भी हो सकता है। अच्छा, बर्ड्स भी 2 टाइप के होते हैं, एक फ्लोरल एक फोलियर। फोलियर बर्ड क्या बनाता है आगे जाकर के, लीफ, और फ्लोरल बर्ड आगे जाकर के बनाता है फ्लावर्स। ठीक है, अब फंक्शन ऑफ स्टेम देखते हैं हम लोग। फंक्शन ऑफ स्टेम जरा सा हम लोग देख लेते हैं। ये जो होता है स्प्रेड ब्रांचेस, ब्रांचेस निकालना इसके काम होते हैं। इसके बाद में लीफ और फ्रूट्स जो है ये बियर करता है। इसके बाद में फूड स्टोरेज का काम होता है, सपोर्ट, प्रोटेक्शन, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन भी इसका काम होता है। ये हमारा पार्ट था स्टेम का। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। आई होप इसके बाद कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट अब आ जाते हैं हम लोग लीफ के बारे में। ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक होगा। इसके बाद हम लोग जो यहाँ से है ना वेनेशन से नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। अभी हम लोग यहाँ तक कर लेते हैं। देखो लीफ में क्या होगा, लीफ डेवलप्ड फ्रॉम शूट एपिकल मेरिस्टम। ये जो होता है ना शूट एपिकल मेरिस्टम से डेवलप होता है। शूट एपिकल मेरिस्टम, इंटरकैलरी, लेटरल मेरिस्टम, ये सब आपको क्लास 9th में पढ़ाया गया होगा। अगर नहीं याद है तो मैं 9th का लेक्चर अभी तो स्टार्ट नहीं किया है मैंने, बट मैं कुछ दिनों में स्टार्ट करने वाली हूँ 9th का भी लेक्चर। ठीक है, बट थोड़ा सा भी बता दूँ, अगर एक प्लांट इस तरीके से ग्रो करता है ना, तो ऊपर वाला जो पार्ट होता है ना ये एपिकल पार्ट होता है। यहाँ पे मिलता है एपिकल मेरिस्टम, बीच में मिलता है थोड़ा सा इंटरकैलरी इस तरीके से जो बीच में ग्रोथ कराता है, और लास्ट नीचे मिलता है बेस पे हमारे पास में लेटरल मेरिस्टम। ठीक है, 9th क्लास का टॉपिक है, वहां पे आपको डिटेल में पढ़ना था। ठीक है, तो जो हमारे पास में लीफ कहाँ से डेवलप होते हैं, एपिकल मेरिस्टम से डेवलप होते हैं। इसके बाद में फ्लैट ग्रीन स्ट्रक्चर होते हैं। कैसे होते हैं, फ्लैट ग्रीन स्ट्रक्चर होते हैं। हेल्प इन सिंथेसिस ऑफ फूड, ये किस चीज में हेल्प करते हैं, फूड के सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। क्या क्या कंटेन करते हैं, लीफ बेस, लीफ का बेस, पिटियोल, लैमिना। ठीक है, लीफ बेस क्या होता है, ये वो पार्ट होता है जहाँ पे स्टेम और लीफ एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। देखो ये स्टेम है ना, ये वाला देखो स्ट्रक्चर, ये स्टेम है ना, थोड़ा दूसरा कलर ले लेते हैं, ये वाला, ये स्टेम है। ठीक है, ये पिटियोल है, पिटियोल, ये वाला पार्ट पिटियोल है। अब ये जहाँ पे यहाँ पे बीच में फंस रहा है ना, जहाँ पे लग रहे हैं, ये वाले पार्ट को हम लोग क्या करते हैं, लीफ बेस। ठीक है, ये वाले पार्ट को हमने कह दिया लीफ बेस। ठीक, ये वाला जो लीफ का डंठल होता है इसको हम लोग पिटियोल कहते हैं। ठीक है, जस्ट लीफ के बेस पे ना एक बर्ड मिलता है, एक्सिलरी बर्ड। हमेशा याद रखना ये बर्ड कैरेक्टरिस्टिक होती है कि इसके आगे वाला स्ट्रक्चर एक लीफ है। जहां एक बर्ड मिलेगा ना, इसका मतलब इसके आगे जाओगे ना तो एक लीफ मिलेगा। ठीक है, अब कुछ कुछ लीफ सिर्फ ऐसे सिंपल लीफ होते हैं। ठीक है, कुछ कुछ लीफ इस तरीके के होते हैं। मान लो यहाँ पे बर्ड है ना, इसके आगे पिटियोल है, ये कुछ कुछ लीफ इस तरीके के होते हैं। ठीक है, इस तरीके के लीफ होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि ये अलग अलग लीफ हैं, इसमें बहुत सारे लीफ हैं, नहीं। अगर एक एक्सिलरी बर्ड प्रेजेंट है इसका मतलब ये पूरा जो है ना ये एक ही लीफ है। लेकिन ये सब लेकिन इस तरीके के जो होते हैं ना स्ट्रक्चर, इस तरीके वाले जो स्ट्रक्चर होते हैं ये एक हम लोग लीफलेट कहते हैं, लीफलेट। और इस तरीके के स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं कंपाउंड लीफ। ठीक है, अब देखो मैं और भी इसमें चीज़ें बता दे रही हूँ। ये जो लीफ का सरफेस है ना इसको लैमिना कहते हैं, इसको लैमिना कहते हैं। यहाँ पे एक मिड रिब आता है, जैसे हमारा रीढ़ का हड्डी होता है ना, ये मिड रिब जो होता है, मिड रिब, ये
लीफ का जो है वो क्या बोलते हैं, रीढ़ की हड्डी होता है। इसके बाद में यहाँ से वेन्स निकलते हैं, ये पैरेलल वेनेशन हो जाएगा, ठीक है। कहीं कहीं ऐसे ऐसे जाली बन जाता है, ठीक है। ये रेटिकुलेट वेनेशन होता है, इस तरीके से जाली टाइप का बन जाता है, ये रेटिकुलेट वेनेशन हो जाता है, वेब लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। अब देखो, जब तक ये लीफ कोई भी तरीके का अगर क्या कहते हैं, किसी भी तरीके का इंसिजन कट नहीं शो करता है, अरे यार ये बार बार कट जा रहा है, रुक जाओ मैं इधर से दिखाती हूँ। देखो ये जो लीफ है ना, ये आ गया हमारा मिड लीफ, ठीक है। ये कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बन जा रहा है। अगर इसमें इंसिजन्स कट जो है वो नहीं आए, दिस मीन्स ये सिंपल लीफ है। लेकिन अगर यहाँ पे इस तरीके से कट आ रहा है, जैसे रोज का प्लांट देखे हो ना, रोज का लीफ कुछ इसी तरीके का होता है, ये कट आ रहा है ना, ये इंसिजन कहलाता है, इंसिजन। इंसिजन, ये इंसिजन जब तक मिड रिब तक ना पहुंचे तब तक ये सिंपल लीफ होगा। लेकिन जिस दिन ये इंसिजन मिड रिब पहुंच जाता है कुछ इस तरीके से, कुछ ये पूरा मिड रिब को टच कर लिया, फिर यहाँ से दूसरा मिड रिब को टच किया, फिर दूसरा मिड रिब को टच किया, जिस दिन ये पूरा मिड रिब तक कट जाता है, ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है कंपाउंड लीफ। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। तो ये कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। अब देखो यहाँ पे यही चीज़ है, लीफ बेस अटैच जहाँ होता है लीफ स्टेम से, उस पॉइंट को कहते हैं लीफ बेस। नेक्स्ट पिटियोल जो होता है, ये लीफ को होल्ड करता है, लीफ का डंठल को पिटियोल कहते हैं हम लोग। लैमिना, ये एक्सपोज पार्ट, ये सरफेस को हम लोग लैमिना कहते हैं, जहाँ पे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। आई होप यहाँ तक क्लियर है। आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ले लिया होगा। अब यहाँ आ जाओ, टाइप्स ऑफ लीफ, एक होता है सिंपल लीफ, एक होता है कंपाउंड लीफ। सिंपल लीफ जब इंसिजन प्रेजेंट ना हो किसी लीफ में, और अगर प्रेजेंट हो तो वो मिड रिब को टच ना करे, तब तक हम लोग उसको सिंपल लीफ कहते हैं। कंपाउंड लीफ, जब इंसिजन मिड रिब को टच कर लेता है वो कंपाउंड लीफ का फॉर्मेशन कर देता है, ठीक है। लीफलेट, इसमें जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये छोटे छोटे जो स्ट्रक्चर्स है, इसको लीफलेट कहेंगे, ठीक है। जैसे ये वाला जो है ना लीफ, ये नीम का है, ठीक है। यहाँ पे स्टेम है और ये इस तरीके से पिटियोल यहाँ लग रहा है। अगर यहाँ पे एक एक्सिलरी बर्ड प्रेजेंट है, इसका मतलब ये पूरा स्ट्रक्चर एक लीफ है। अब एक लीफ में अगर इंसिजन लगा हुआ है और मिड रिब तक पहुंच रहा है, दैट मीन्स वो कंपाउंड लीफ है। और इसके हर एक पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, लीफलेट कहते हैं। और इसके मिड रिब को नाम देते हैं रैशिड, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे जो लीफ है, ये दो तरीके के हैं। लीफ जो यहाँ का हुआ, ये दो तरीके का हुआ। एक होता है पिनेटली कंपाउंड, एक होता है पाल्मेट्री कंपाउंड। पिनेटली कंपाउंड क्या होता है, इसमें बहुत सारे छोटे छोटे नंबर ऑफ लीव्स जो है वो एक ही एक्सिस से जो है अल्टरनेटली निकल रहे हैं, ठीक है। और इसमें जो मिड रिब होता है उसको हम लोग कहते हैं रैचेस, ठीक है। अब पाल्मेट्री कंपाउंड जो होता है, इसमें एक ही पॉइंट से बहुत सारे लीफ निकल जाते हैं, एक ही पॉइंट से, एक ही नोड से बहुत सारे लीफ निकल जाते हैं। इसको हम लोग कहते हैं पाल्मेट्री कंपाउंड। ये हाथ की तरह दिखता है, इस तरीके से, इस तरीके से। ये मान लो हर एक मेरा फिंगर है ना, एक एक लीफ शो कर रहा है, इस तरीके से। पाल्मेट्री में एग्जाम्पल क्या आ जाएगा, सिल्क कॉटन। पिनेटली में एग्जाम्पल आ जाएगा नीम का पत्ता, ठीक है। विद दिस वी आर डन विथ लीफ। हम लोग लीफ तक खत्म कर लिए हैं। अभी इसके आगे एक्चुअली लीफ पूरा खत्म नहीं हुआ है, इसमें वेनेशन और हमारे पास फाइलोटेक्सी आने वाला है, तो इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में ये पूरे को कंप्लीट करेंगे। आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। आप चाहो तो यहाँ का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक। सो विद दिस आई होप आज का क्लास समझ में आया हो, आज की क्लास में मज़ा आया हो, और जो भी पढ़ाया हो वो चीज़ें दिमाग में घुसी हो, ठीक है। अब इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। एंड या टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। बाय बाय।